तारीख थी 25 अप्रैल 2023। महाराष्ट्र पुलिस के एक हेड कांस्टेबल रोज की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं, लेकिन ड्यूटी पर पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। लोग समझते हैं हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। फाइल्स में उनकी मौत एक नेचुरल डेथ के तौर पर दर्ज की जाती है और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन 3 साल बाद मामले में बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्च 2026 में एक शख्स पुलिस के सामने पहुंचता है और 3 साल पहले हुई मौत के बारे में ऐसा दावा करता है कि सुनकर पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। पूरा मामला प्यार और लालच में अपनों की रची साजिश, धोखे और बेरहमी से दी गई मौत का निकलता है। हम बात कर रहे हैं चर्चित मिल्क शेक मर्डर केस की। तो आखिर इस मौत के पीछे की सच्चाई क्या थी? कौन था इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड? और कैसे एक ऐसा राज जो 3 साल तक दफन रहा अचानक लोगों के सामने आ गया? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। यकीन मानिए, इस मामले की सच्चाई किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कैसे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके किरदारों को जानना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी के सबसे पहले और अहम किरदार का नाम जयंत बल्लावर है। जयंत मूल रूप से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती इलाके के रहने वाले थे। यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते थे। पेशे से जयंत महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर काम कर रहे थे। 2023 में इनकी पोस्टिंग चंद्रपुर जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगी हुई थी। रोज की तरह 25 अप्रैल 2023 को जयंत घर से तैयार होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पहुंचे उन्हें कुछ ही मिनट होते हैं कि उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वो घबराहट और बेचैनी की शिकायत करते हैं। आसपास मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी उनकी स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगती है और अगले ही मिनट वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। जयंत को लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। बेहोशी की हालत में ही जयंत को तुरंत पास के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर ले जाया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। जांच करते ही जयंत को मृत घोषित कर दिया जाता है। केवल 45 साल की उम्र में वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जयंत की अचानक हुई मौत की खबर उनके परिवार वालों को भी दे दी जाती है। परिवार में उस समय उनकी एक 19 साल की बेटी और पत्नी थी। जयंत की मौत की खबर मिलते ही पत्नी और बेटी का बुरा हाल हो जाता है। पिता की मौत से दुखी बेटी का गम देखकर दूसरे लोग भी भावुक हो जाते हैं। आसपास मौजूद लोग उन्हें सहारा देते हुए संभालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बेटी और पत्नी का रोना थोड़ा कम होता है, तब उनसे इस मामले में आगे की कार्यवाही के बारे में राय ली जाती है। सबसे पहले लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो जयंत थोड़ी देर पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब वहां मौजूद डॉक्टर ही दे सकते थे। अपनी जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उनके शरीर पर किसी तरीके के चोट के निशान नहीं हैं और ना ही किसी तरीके की जबरदस्ती की गई है। डॉक्टर की टीम किसी भी तरीके की साजिश की आशंकाओं से इनकार करती है। परिवार वाले भी किसी पर शक नहीं जताते हैं और बिना पोस्टमार्टम के ही शव अपने साथ ले जाने की इच्छा जताते हैं। वैसे भी मौत अचानक से हुई थी और किसी तरह की शक की गुंजाइश कहीं से भी नहीं बन रही थी। इसलिए प्रशासन की ओर से भी पोस्टमार्टम करवाने के लिए कोई जोर नहीं दिया जाता है और फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए जयंत के शव परिवार वालों को सौंप दिए जाते हैं। डॉक्टर जयंत की मौत को नेचुरल डेथ डिक्लेयर करते हैं। पुलिस भी एक मामला दर्ज करते हुए रिकॉर्ड में जयंत की मौत को अचानक हुई बीमारी जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज के कारण हुई मौत के तौर पर दर्ज करते हुए बिना किसी आगे की जांच के फाइल बंद कर देती है। दुख भरे माहौल के बीच जयंत का अंतिम संस्कार भी परिवार वालों की ओर से करवा दिया जाता है। जयंत अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। उनके ऊपर पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी थी। जयंत की मौत ऑन ड्यूटी हुई थी। इस कारण अनुकंपा के आधार पर पुलिस विभाग की ओर से जयंत की 19 साल की बेटी आर्या बल्लवर को विभाग में नौकरी ऑफर की जाती है। जल्द ही आर्या इस नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हैं। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद अगले कुछ ही महीनों में आर्या को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है और फिर वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं।
आर्या भी पुलिस कांस्टेबल के पद पर काम करने लगती है। इस बीच उसकी शादी भी हो जाती है। उधर जयंत केवल याद बनकर रह जाते हैं और कहें कि 3 साल बीतने के कारण जयंत की यादें भी अब धूमिल पड़ने लगती हैं। लेकिन अचानक से 3 साल बाद जयंत के मामले में एक ऐसी खबर बाहर आती है जिसे सुनकर लोगों को झटका सा लगता है। दरअसल 26 मार्च 2026 को एक व्यक्ति महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रामनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां के आला अधिकारियों से मिलने की जिद करने लगता है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद उस व्यक्ति की मुलाकात पुलिस के बड़े अधिकारी से करवाई जाती है। इस मुलाकात में यह व्यक्ति दावा करता है कि 3 साल पहले जिस जयंत नाम के कांस्टेबल की मौत ऑन ड्यूटी हुई थी, वो अचानक से मौत नहीं हुई बल्कि साजिश के तहत की गई थी। जवाब में पुलिस वाले पूछते हैं, ये हत्या किसने की है और तुम ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? जवाब में ये व्यक्ति जिसका नाम हत्यारे के तौर पर लेता है, उसे सुनकर पहले तो किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। ये व्यक्ति कहता है कि ये हत्या जयंत की बेटी आर्या ने ही की थी और मैंने इस पूरी साजिश में उसका साथ दिया था। ये व्यक्ति खुद को आर्या का पति बताता है। इसका नाम आशीष शेडमाके था। तुरंत पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और इस शख्स द्वारा दिए गए डिटेल्स के आधार पर एक बार फिर से नई रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पुरानी फाइलों को पलटते हुए जयंत की मौत से जुड़े केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की जाती है। शुरुआती जांच और आशीष द्वारा जमा कराए गए एविडेंस के आधार पर अगले ही दिन यानी 27 मार्च 2026 को आर्या को अपने ही पिता की हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में चंद्रपुर की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के समय आर्या पुलिस की ड्रेस में अपनी ड्यूटी पर ही थी। आर्या की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती पूछताछ में तो आर्या किसी भी तरीके से अपने पिता की मौत में अपना हाथ होने से इनकार करती रहती है और वो इस मौत को एक नेचुरल डेथ ही बताती रहती है। लेकिन जब पुलिस वाले आशीष द्वारा जमा कराए गए एविडेंस को आर्या के सामने रखती है, तब आर्या खामोश हो जाती है और दहाड़े मार कर रोना शुरू कर देती है। रोते हुए आर्या एक एक सच उगलना शुरू कर देती है। आर्या से की गई पूछताछ और जांच के आधार पर पुलिस वाले कुछ और लोगों को गिरफ्तार करते हैं और फिर पूरी जानकारी लोगों को देते हैं। पूछताछ और जांच के बाद पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक आर्या ने सब कुछ बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया था। इन सब की शुरुआत आर्या और आशीष के प्यार से होती है। आशीष शेडमाके भी चंद्रपुर जिले का ही रहने वाला था। वो पुलिस में नौकरी पाने की तैयारी कर रहा था। आर्या भी अपने पिता की तरह पुलिस विभाग में ही काम करना चाहती थी, इसलिए वो भी तैयारी में लगी रहती थी। इसी तैयारी के दौरान एक दिन आर्या की मुलाकात आशीष से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्या और आशीष एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि दोनों 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। जल्द ही आर्या अपने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर भी बता देती है। जब आर्या के प्यार की खबर उसके पिता जयंत को लगती है, तो वो इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध की सबसे बड़ी वजह आशीष का बेरोजगार होना तथा आर्या और आशीष की उम्र में 10 साल के अंतर का होना था। जयंत बेटी को समझाते हैं कि आशीष की अब तक कोई नौकरी भी नहीं लगी है और वो तुमसे 10 साल बड़ा भी है, इसलिए तुम दोनों का ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। बेहतर है कि तुम दोनों अलग हो जाओ और अपने अपने करियर पर फोकस करो। पिता के समझाने के बावजूद आर्या पर कोई असर नहीं होता है और वो आशीष से मिलना जुलना और बातचीत जारी रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता की ओर से आर्या पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी जाती हैं। इसके बावजूद आर्या के स्वभाव में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है और वो आशीष से शादी करने की रट लगाए रहती है। जब जयंत किसी भी तरीके से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब आर्या के दिमाग में एक बेहद ही खौफनाक आइडिया आता है। आर्या ने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की थी और उसे खतरनाक केमिकल्स की भी गहरी समझ थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन वो आशीष से कहती है कि जब तक पिताजी जिंदा हैं, मेरी शादी तुमसे नहीं हो पाएगी। अगर हम दोनों को एक होना है तो फिर पिताजी को रास्ते से हटाना ही होगा। इतना ही नहीं, आर्या ये भी कहती है कि मौत के बाद उनकी जगह मुझे अनुकंपा पर नौकरी मिल जाएगी। इस तरह मेरा भी करियर सेट हो जाएगा और फिर हम लोग बड़े आराम से शादी करके साथ रह लेंगे। आशीष को आर्या का आइडिया पसंद आता है और वो जयंत को काम करने में आर्या की साजिशों में साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। प्लानिंग के तहत तय किया जाता है कि जयंत को खत्म करने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा,
बल्कि उसे प्यार से जहर देकर मारा जाएगा। जहर लाने की जिम्मेदारी वो आशीष को देती है। अगर किसी दुकान से आशीष खुद ही जहर खरीदने जाता तो वो बहुत आसानी से पुलिस की पकड़ में आ सकता था। इसलिए वो जहर खरीदने के लिए अपने एक चचेरे भाई चैतन्य उर्फ मोंटी गेडम से कांटेक्ट करता है। 22 साल का मोंटी खुद ही जहर खरीदने की बजाय एक नाबालिग लड़के को अपने साथ मिला लेता है और उसके जरिए बाजार से केमिकल पॉइजन खरीद लेता है। वो लड़का जहर खरीदकर चैतन्य को दे देता है और फिर बड़ी ही सावधानी से चैतन्य वो आर्या तक डिलीवर कर देता है। बदले में उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। जहर हाथ में आते ही आर्या उसे संभाल कर रख देती है। जहर देने के तरीकों के बारे में उसने पहले से काफ़ी स्टडी कर ली थी, इसलिए अपने प्लान को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल 2023 की सुबह का इंतज़ार करने लगती है। रोज़ की तरह जयंत ड्यूटी पर जाने के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद वो ड्यूटी के लिए निकलने लगते हैं। तभी आर्या किचन से भागती हुई आती है और अपने पिताजी से कहती है कि मैंने आपके लिए बड़े ही प्यार से ये मिल्क शेक बनाया है, आप ये पीते जाओ। बेटी आर्या इतने प्यार से पिता को मिल्क शेक ऑफर करती है कि वो इनकार नहीं कर पाते हैं और ड्यूटी पर निकलने से पहले बेटी की घिनौनी और खतरनाक साजिशों से अनजान जयंत बड़े प्यार से वो मिल्क शेक से भरा ग्लास खाली कर देते हैं। फिर गाड़ी पर सवार होते हैं और फिर थोड़ी दूर स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाते हैं। आर्या ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पॉइजन चुना था जो तुरंत असर ना करे बल्कि थोड़ी देर बाद असर करे। अगर पीते ही असर होता तो जयंत घर में ही मर सकते थे और आर्या का राज उसी समय खुल सकता था। लेकिन आर्या ने ऐसा जहर चुना जिसे पीने के बाद जयंत को ऑफिस तक पहुंचाने का समय मिल गया। ऑफिस पहुंचने के चंद मिनट बाद ही जयंत बेहोश होते हैं और फिर हॉस्पिटल में उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पिता की मौत की खबर सुनने को बेकरार आर्या को जैसे ही अस्पताल से मौत की खबर मिलती है, कथित तौर पर मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोने पीटने का नाटक शुरू कर देती है। वो ये नाटक इतनी परफेक्ट तरीके से प्लान करती है कि किसी को ज़रा भी शक नहीं होता है और लोग भर भर कर आर्या के प्रति सहानुभूति जताने लगते हैं। जल्द ही जयंत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और चंद दिनों बाद ही अपने पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी के लिए आर्या आवेदन कर देती हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करते ही वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं। ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो बेहद ही साधारण तरीके से आशीष से शादी भी कर लेती हैं। इस बीच आशीष की भी मेहनत सफल रहती है और उसे भी पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाती है। आगे किए गए खुलासे के मुताबिक दोनों को पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाती है और दोनों ही अपनी प्लानिंग में सफल होने का जश्न मनाते रहते हैं। लेकिन दोनों की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती है क्योंकि शादी के बाद इन दोनों के ही रिश्तों में तनाव आने शुरू हो जाते हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि आशीष को लापरवाही और डिसिप्लिन में कमी के कारण पुलिस विभाग से निकाल दिया जाता है। एक बार फिर से आशीष बेरोजगार हो जाता है। इधर आर्या के दिमाग पर नौकरी की गर्मी चढ़ने लगती है और वो आशीष की बातों को मानने से मना करने लगती है। शादी के बावजूद वो आशीष के घर रहने की बजाय अपनी माँ के घर पर ही रहने का फैसला करती है। इस बात को लेकर भी आशीष के साथ उसकी काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन वो आशीष के घर पर रहने के लिए राज़ी नहीं होती है। इतना ही नहीं, आशीष को वो बेरोजगारी के भी ताने देना शुरू कर देती है। इन सब से आशीष का मन दुखी होने लगता है और वो आर्या के गुनाहों से जुड़े सबूत जमा करना शुरू कर देता है। जब आर्या और आशीष के बीच रिश्ते हद से ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तब आशीष आर्या को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी साजिशों के बारे में पूरी दुनिया को बता दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बाद आशीष चुपचाप पुलिस स्टेशन में आता है और सभी सबूत पुलिस वालों को देते हुए पुराने राज से पर्दा उठा देता है। इस मामले में एक्शन लेने के लिए केवल आशीष का बयान काफ़ी नहीं था, इसलिए पुलिस वाले जल्द ही टेक्निकल एविडेंस की वेरिफिकेशन के लिए फॉरेंसिक लैब की मदद लेते हैं। पूरी जांच के बाद आशीष द्वारा जमा कराए गए सभी एविडेंस सही पाए जाते हैं। पहली नज़र में ही साफ हो जाता है कि आर्या ने अपने पिता को नौकरी हासिल करने तथा अपनी मर्जी से शादी करने के लिए अपने ही हाथों से जहर देकर मारा है। इन सब खुलासों के बाद आर्या तथा आशीष के अलावा जहर सप्लाई करने में मदद करने वाले 2 अन्य लड़कों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और बहुत जल्द अदालत से भी जयंत के गुनहगारों को सज़ा मिल जाएगी।
लेकिन शायद दुनिया की कोई भी सज़ा जयंत के साथ हुए विश्वासघात के लिए काफ़ी नहीं होगी। वैसे तो गुनाह साबित होने के बाद सज़ा अदालत से तय होगी, लेकिन आपके अनुसार गुनहगारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।